हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप बच्चे लोग? होप सो कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से शुरुआत हो चुकी होगी। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पढ़ाई जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। इसलिए कि आज की और कल नहीं किए, जितना भी पढ़ो रेगुलरली पढ़ो। तो आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, इस चैप्टर से आप अनजान नहीं हो, इसका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ना थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा रिकॉल कर लेते क्या आपने पढ़ा है। और अभी इसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख सकते हैं जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं रहेगी, मतलब अंधेरा रहेगा, डार्क अंधेरा रहेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा अंधेरे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, लाइट का सोर्स क्या है? सोर्स क्या है, ध्यान में रखिएगा। सोर्स ऑफ लाइट एक तो है नेचुरल सोर्स है हमारे पास सन, और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेते हैं। ओके, तो ये दो सोर्सेस ऑफ लाइट है। इसको हम ल्यूमिनस, ध्यान में रखिएगा वर्ड, ल्यूमिनस सोर्स बोल सकते हैं। ओके, या तो फिर दूसरे जो ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट नहीं होता, ये तो सन और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके, इनका खुद का लाइट, ये खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सारे ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होने के बाद वो लाइट जो है वहां से रिफ्लेक्ट होगी एंड इट एंटर इन आवर आईज, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल रहेगा, हमें दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं ड्यू टू, क्यों देख सकते हैं? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यही टॉपिक हमें आज पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में। तो देखिए, हमें तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ये हमें समझ में आ चुका है। सोर्सेज भी पता है, नेचुरल सोर्स, मैन मेड सोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया है। अब आते हैं बारी कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। जैसे देखिए, एक मिरर है, ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के ऊपर अगर हमने टॉर्च ले लिया, एक टॉर्च ले लिया, जैसे ये टॉर्च है, मान लेते हैं दिस इज अ टॉर्च। ओके, ये टॉर्च है, इमेजिन दिस वन इज अ टॉर्च। ओके, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट फॉल होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ड्यू टू द व्हाट, पॉलिश मिरर जो है, मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, सारे सरफेसेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉलिश शाइनी सरफेसेस जो है वही लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ओके, तो वहाँ क्या होगा, लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, सिर्फ मिरर की अगर बात करें, मिरर एक एग्जाम्पल है जिससे कि जब रे ऑफ लाइट उस मिरर के पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल होता है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए डायरेक्शन, ये रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द, ये जो टॉर्च है, टी फॉर टॉर्च, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है। ओके, तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसी एक एक्टिविटी के ऊपर से हम एक लॉ जो है, ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम यहाँ स्टेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला पार्ट हम लेंगे यहाँ, फर्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका स्टेटमेंट समझने से पहले थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ये प्लेन मिरर जो अभी हमने ड्रॉ किया था, मान लेते इसका प्लेन सरफेस जो है, प्लेन सरफेस ये है। ओके, ये प्लेन सरफेस है मिरर का। ओके, मिरर को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो ऊपर वाला शाइनी सरफेस है
और मान लेते हैं यहाँ से कोई सोर्स है लाइट का, एज फॉर सोर्स ऑफ लाइट में भी सन हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकता है। ओके, इस सोर्स से जब रे ऑफ लाइट इसके सरफेस के ऊपर, मिरर के सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे अगर फॉल हो रही है, इमेजिन कीजिए दिस इज द इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, इसे P दे दीजिए या तो O दे दीजिए, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट P के ऊपर ये रे ऑफ लाइट जो कि सोर्स S से यहाँ से आ रही है, तो इस रे को क्या नाम देंगे हम? इंसिडेंट रे। ओके, कमिंग फ्रॉम द सोर्स। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ध्यान में रखिएगा, इंसिडेंट रे, ओके, कमिंग फ्रॉम द सोर्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एट पॉइंट P। अब फॉल होने के बाद क्या होगा? मिरर के सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ओके, तो ये जो रे है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहाँ देखिए दो रे हमें यहाँ दिखाई दे रही है। एक तो जो सोर्स से रे आ रही है इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये पॉइंट P जो मिरर के ऊपर यहाँ फॉल हो रही है और इस पॉइंट P से ये दूसरे डायरेक्शन में क्या कर रही है? मुड़ जा रही है, जिसे कि हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसी रे को हम रिफ्लेक्टेड रे नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म इंक्लूड होगा, ध्यान में रखिएगा। एक इमेजिनरी लाइन हमें कंसिडर करना है। जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पॉइंट P को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है इस पॉइंट P के ऊपर फॉल हो रही है, इसलिए इस पॉइंट P को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नाम दिया गया है। ठीक है, अब करना क्या है? एक इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करना है। ये इमेजिनरी लाइन जो है परपेंडिकुलर रहेगी प्लेन मिरर के सरफेस के ऊपर, ध्यान में रखिएगा। एक इमेजिनरी लाइन जिसे N से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, इसका नाम भी है, देख लेते हैं क्या नाम है तो इसका। ओके, तो एक इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करना है। कहाँ ड्रॉ करना है? एट पॉइंट P। और कंडीशन क्या रहेगी? ये जो इमेजिनरी लाइन है एट पॉइंट P जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगी प्लेन मिरर के सरफेस के ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, अब इस लाइन का नाम क्या है? देखिए, नाम अच्छे से याद में रखना है। इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ओके, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है which is always perpendicular to the plane surface of mirror, और कहाँ परपेंडिकुलर रहेगी? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज P के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा फिगर हमने बना लिया है। इस फिगर के ऊपर से हम दो लॉज है, दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉ को हम डिफाइन करेंगे। चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी फिगर के ऊपर से, एक बार आपको फिगर समझ में आ चुकी है, नाम याद हो चुके, तो इसी फिगर का यूज करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखिए लिखना क्या है? इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे एंड, देखिए फिर से एक बार, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये तीन चीजें आपको रखना है, यही लॉ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम यहाँ? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ रहेगी? तो उसे मेंशन करना पड़ेगा एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर उस पॉइंट को नाम लिखा है तो ब्रैकेट में P लिख लीजिए। एंड रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों रे को पहले हम लिख लेंगे, और यही हमें फर्स्ट लॉ देखा क्या लिखा है हमने? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल का है एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके, एंड रिफ्लेक्टेड रे मींस ये तीनों, इसकी बात, इसकी बात और इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट लॉ हमें देगा। तो क्या लिखा हमने? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, बस आगे सेंटेंस कंटिन्यू करना है, आर ऑलवेज लाइज इन दी सेम प्लेन। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये तीनों रे जो है एक सेम प्लेस में लाई करेगी। अब
सेम प्लेन का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये व्हाइट बोर्ड का सरफेस है, इसे कह सकते हैं प्लेन सरफेस, ठीक है। या तो आपके रजिस्टर में जो पेज है वो प्लेन पेज जो है वो भी हम प्लेन ही कंसिडर करेंगे। जब इस रजिस्टर के पेज के ऊपर आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तीनों रे एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर लाइज है, ओके। इसीलिए हमने क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाइज रहेगा, ओके। अगर आप यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो तो एक ही प्लेन पेज के ऊपर ये तीनों रेज जो है लाइज करेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ के लिए आते हैं फिर से फिगर के ऊपर। देखिए अब ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो इंसिडेंट रे का सोर्स ऐसा है, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अदर डायरेक्शन में, और नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा, दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ इंसिडेंट जो रे है नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है, ठीक है। इस एंगल को बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब इसका नाम भी दिया है आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ध्यान में रखिएगा। ये जो आई है इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। एंड आर जो है इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी से हम सेकेंड जो स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे रिप्रेजेंट किए, आई से, ठीक है। तो लिख लेंगे हम एंगल आई, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन का ही सेकेंड लॉ हो गया। तो हम बाद में लिख सकते हैं एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दोनों एंगल जो रहेगा इसका मेजर जो रहेगा कभी भी सेम रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि जो इंसिडेंट रे के साथ इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कभी भी इक्वल रहेंगे, दोनों के मेजर इक्वल रहेंगे। दिस इज व्हाट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। होप्स ओके समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कुछ एक नया टॉपिक और से इसमें इंक्लूड है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि बहुत बार वो एग्जाम में उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो पूछा जा चुका है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने दोनों डिफाइन कर लिए हैं, स्टेटमेंट लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है इसमें प्लेन मिरर, ध्यान में रखिएगा। प्लेन मिरर के बारे में हमें यहाँ स्टडी करना है, ठीक है। प्लेन मिरर, ओके। अब ये प्लेन मिरर मतलब घर में हम जो भी आईना यूज करते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ अ प्लेन मिरर, ओके। अब देखिए एक सिंपल सा प्लेन मिरर मैं बना लेता हूँ। सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, इमेजिन कर लीजिए। और इस प्लेन मिरर के इतने डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। इसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इतना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हमें क्या समझना है, थोड़ा ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूसरे तरीके से बना लेते ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, ओके। ऑब्जेक्ट यहाँ लगते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब क्या क्या चीजें इसमें होगी, ऑब्जेक्ट मतलब आप खुद को भी समझ सकते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट हो और प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हैं। इससे बेटर एग्जाम्पल और हो नहीं सकता है। जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है। आपकी इमेज उस मिरर में दिखाई देगी। सबसे पहली बात आपका जो इमेज है, ओके, आप खुद जो दिख रहे दैट इज कॉल्ड एज द
इमेज। ओके, तो आप आईने में जो दिख रही है, आईने में जो आपकी तस्वीर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज द इमेज। ओके, आपकी इमेज आईने में दिख रही है। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए इसमें कि आप जितने दूर उस मिरर से खड़े हो, ओके, इमेज जो दिख रही है आपकी आईने में, वो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे नजर आ रही है मिरर से अंदर की तरफ में। ठीक है, इसका मतलब या सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम। प्लेन मिरर तो सभी बच्चे वाकिफ है क्या होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, लिख के रख लेना है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, ऑब्जेक्ट मतलब आप खूब हो सकते हैं या तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू, मान लेते हैं या इमेज बन रही है, ओके, इमेज अंदर में बन रही है इसी तरीके से। ओके, इसे डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद में रखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको प्लेन मिरर की याद में रखना है। और एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप मिरर के सामने खड़े हो, ऐसा तो नहीं कि आपका जो हाइट है मिरर में अलग दिखाई दे रही है। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम, या ध्यान में रखिएगा, नहीं, हमारी जो हाइट है उतनी ही हाइट हमें मिरर के अंदर जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसमें दिखाई दे रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट मींस हम, और मिरर में जो आपकी परछाई दिखाई दे रही है दैट इज सेड टू बी द इमेज। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा सेम हाइट वहां इमेज का रहेगा प्लेन मिरर में। तो ये पॉइंट नंबर 2 हम लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये पॉइंट नंबर 2 आपको याद में रखना है। पॉइंट नंबर 1, 2 याद में रखना है। तो दो प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की यहां लिखवा दे चुका हूं। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, okay, is always virtual and erected, virtual and erected। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्टेड क्या होता है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हो तो इमेज भी इसी पोजीशन में हमें दिखाई देगी खड़ी। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है का पोजीशन है सेम वैसी ही पोजीशन, कोई भी चेंज उसमें नजर आएगा नहीं हमें। जैसी ऑब्जेक्ट यहाँ है इमेज भी इसी पोजीशन में ऐसी हमें दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर। नेचर वर्ड याद में रखिएगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन याद में रखिएगा। प्लेन मिरर में नेचर क्या रहता है, किसका, इमेज का नेचर क्या रहता है, तो आपको ये लिखना है उसका आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अच्छे से हमको करना है। ओके, नाउ प्लेन मिरर, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर ऑलवेज शो लैटरल इन्वर्शन। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्शन पहले लिख लेते हैं, फिर लैटरल इन्वर्शन क्या होता है देखेंगे। प्लेन मिरर ऑलवेज शो प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्शन, प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, अब ये लैटरल इन्वर्शन क्या होता है उसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि
अब देखिए मैं आप बच्चों के सामने खड़ा हूँ, ओके, एक्चुअली ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। आप बच्चों को ये लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा, या तो फिर मान लेते कि हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और प्लेन मिरर के सामने अगर आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया तो मिरर के अंदर वो आपको क्या अपीयर होगा, इट इज अपीयर टू बी अ लेफ्ट हैंड, ओके। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लैटरल इन्वर्शन कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में वो लेफ्ट दिखाई देगा, अगर लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में वो राइट हैंड दिखाई देगा। इसी प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर को कहा जाता है कि प्लेन मिरर ऑलवेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्शन, ओके। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा आप बच्चों को। अगर समझ में आ चुका है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस चैप्टर को के साथ साथ हम केमिस्ट्री का भी चैप्टर पैरेलल दोनों चलेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है अच्छी तरीके से आप उसे स्टडी कर सकें।